हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री जो एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं कवर करा रही हूँ, उसमें अब मैं मौर्योत्तर काल के बारे में बताने वाली हूँ। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दी हूँ सारे प्लेलिस्ट का, जो भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी आपके मंथली करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो मैं सारा चीज आपको वन बाय वन प्रोवाइड कर दी हूँ। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये एग्जाम आप लोगों को जो अभी बिहार का एग्जाम होने वाला है, और जितने भी बीएड के बाद जो टीजीटी ये सब होने वाला है, जिसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री आता है आपका, प्राचीन जो भारत का जो भी प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है, वो सारा चीज इसमें कवर किया हुआ है। और मैं जिस बुक से आपको करवा रही हूँ, गारंटेड है कि आपको हर टॉपिक में से, मतलब प्राचीन भारत में से 3-4 क्वेश्चंस तो एकदम कंफर्म है। तो दोस्तों, ये फास्ट रिवीजन सेशन है। अगर आप लोगों को अच्छे से एक बार समझ में आता है तो आप लोग नेक्स्ट टाइम में उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में। नहीं, पहले हम लोग ये चीज जानते हैं। मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स को यहाँ कवर कराऊंगी, आप लोग बस सुन हेडफोन लगा के सुनिए। सीमुक किस वंश के संस्थापक था? सीमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन। सातवाहन आंध्र आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। सबसे पहले सीमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। और आंध्र के सातवाहनों राजा की सबसे लंबी जो सूची लिस्ट है, वो कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। अमरावती, सातवाहनों की राजधानी अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन का सर्वश्रेष्ठ शासक यानी राजा गौतमी पुत्र पुत्र सातकर्णी। कुछ नोट है वो देखिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इस वेदों का आश्रय कहाँ गया? इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। देखिए, सिंपल सातकर्णी से आपको गौतमी सतकर्णी के बारे में पता चला। गौतमी सतकर्णी को किसकी उपाधि गई? वेंकटक स्वामी, और वेंकटक नाम से नगर की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। शक संवत प्रारंभ के टाइम में। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के का किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। कुषाण ने जारी किया था। विक्रम और शकवंत, विक्रम विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली सातवाहन वंश था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पांचाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो ये थे कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग के राजा खारवेल ये चेदी वंश से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन थे? डेरियस प्रथम अफगानिस्तान में स्थित बामिया बामियान के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान के लिए बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रसिद्ध थी। किसको सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक को। चतुर्भुज विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? तो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविष्क ने चलाए थे। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविष्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो बुद्ध भगवान का अंकन हुआ था कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का योधेय सिक्कों पर इनका
अंकड़ मिलता है, मतलब चित्रांकन मिलता है। भारतीय कुछ नोट देखिए, भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक वाले लोग कला शैली में सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी कला शैली को के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। और आप लोगों को एक और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। विम कैडफिसेस, जो विम कैडफिसेस है ना, उनको कुषाण का शासक माना जाता था और इनको सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और कुषाण के शासक किनको माना जाता था? विम कैडफिसेस को। विम कैडफिसेस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क के राजवैद्य, राजवैद्य कौन थे? चरक थे। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। चरक थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश के द्वारा। शुंग वंश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर की स्मृति यानी मूर्ति जो भारतीय साहित्यिक ग्रंथ है उसमें सुरक्षित है, हमेशा सर्वाधिक सुरक्षित रखी गई है मिनांडर की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी के बारे में कुछ है। तो ये विदेशी आक्रांता भारत कब आए थे? ठीक है, भारत आने के बाद उन्होंने कहाँ पे अपना मूल निवास बनाया और सर्वाधिक प्रसिद्ध उस समय शासक कौन थे? राजधानी कहाँ बनाई गई? तो ये चीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विदेशी आक्रांतों का नाम देख लीजिए। हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थियाई या पहलव पहलव या कुषाण या यूची कहा गया है। तो मेन चीज इसमें देखिए, हिंद यवन आए थे 190 ईस्वी पूर्व आए थे। शक आए थे 90 ईस्वी पूर्व आए थे। पार्थियाई या पहलव पहली सदी में आए थे, पहली सदी ईस्वी के अंत में आए थे। और कुषाण आए थे आपके 15वीं सदी में। मूल निवास इन्होंने हिंद यवन ने बैक्टेरिया अफगानिस्तान में बनाया। शक आपके सीरिया ईरान में। फिर पार्थियाई आपके हो गए पार्थिया ईरान में। कुषाण हो गए चीनी तुर्किस्तान में हो गए, तुर्किस्तान में। और उसमें से सबसे सर्वाधिक फेमस जो शासक थे वो देखे हिंद यवन के थे मिनांडर या मिलिंद शासक। शक के थे आपके शक या सीथियन के थे नहपान जो पश्चिमी भारत में अभी वेस्टर्न इंडिया में है। दूसरा है पार्थियाई या पहलव जिन्हें कहते हैं तो गोंडो फर्निच जो कि अभी ईरान में स्थित है। और कुषाण के हो गए कनिष्क। चलिए हिंद यवन के वर्तमान में अभी राजधानी क्या है? सियालकोट जो कि अभी अफगानिस्तान में है। शक या सिथियन ये हो गए आपके पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में प्रताप प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेख में उल्लेख किया गया है। चलिए पार्थियाई का देखिए, बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। और कुषाण का क्या मिला है? उज्जैनी यानी वर्तमान में उज्जैन को बोला जाता है। और पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे आक्रमणकारियों का क्रम दिया हुआ है, कब कब इन्होंने आक्रमण किया था। सबसे पहले हिंद यवन किए थे, उसके बाद शक किए थे, उसके बाद पहलव किए थे, उसके बाद कुषाण किए थे। तो ये जो भी आपको लिखा हुआ है ये ऊपर वाला ये आपका सीरीज में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम विम कैडफिसेस को दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि कुषाण के श्रेष्ठ शासक माने जाते हैं विम कैडफिसेस और इन्हें सोने के सिक्के जारी करने का सर्वप्रथम उपाधि दिया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हम लोग गुप्त काल शुरू करते हैं। गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए, देखते जाइए। गुप्त काल के राजवंश, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्री गुप्त थे। श्री गुप्त थे। नगर का
पतन, नगर का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहलाता है? तो गुप्त वंश एंशियंट हिस्ट्री में, इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज गुप्त वंश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश की ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसको समझिएगा, जो भारत के नेपोलियन थे आपके समुद्रगुप्त प्रथम को गुप्त शासक जिन्हें परम भागवत की उपाधि मिली थी, उसके बाद मतलब समुद्रगुप्त के बाद ये उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को भी मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा के का अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिनको भागवत की उपाधि दी गई थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडिया व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिप्ति से संचालित होता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रस्थित प्रशासित में समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख जो कि अभी प्रयागराज में है, वहां से समुद्रगुप्त के शासनकाल का सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं, दिनार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद में प्रोग्राम में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के याद में ये बनाया गया था। दिल्ली के कुवत कुवत उल इस्लाम मस्जिद में लोह स्तंभ पर जो स्मृति बनाई गई है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस शासक का को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। अब कुछ गुप्त शासकों के प्रमुख उपाधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए 6 गुप्त मतलब शासक का नाम है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त एक। तो श्रीगुप्त की उपाधि आदिराज और महाराज, श्रीगुप्त की उपाधि आदिराज महाराज, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्ता आपके चंद्रगुप्त कौन से थे? यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय किनका नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उपाधि विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त यानी शकादित्य, शक्रादित्य और शक्रोपम। फिर देखिए समुद्रगुप्त में उपाधि क्या मिली थी? पराक्रमांक। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य और चंद्रगुप्त एक को महाराजा धीराज। गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में देखिए, कौन क्या क्या पोस्ट था? अधिकारी का मतलब होता है गुप्त काल में क्या क्या पोस्ट था, जैसे अभी होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से उस समय क्या था? तो देखिए महासेनापति, रण भंडार आग्रिक, फिर महासंधि विग्राहक, महाभंडार गाराधिकृत, महाअध्यक्ष पटलिक, सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, ध्रुवाधिकरण, अग्रहारिक, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, दंडपाशिक, विनय स्थिति स्थापक। तो देखिए देखते जाते हैं हम लोग एक एक कर करके अधिकारी और उनका विभाग। महासेनापति का विभाग क्या था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रण भंडारा क्या है? रण भांडागारिक, सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडार गाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्र सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकार। ध्रुवाधिकरण,
भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, महाबलाधिकृत सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी, महादंड नायक न्यायाधीश, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत था। चंद्रगुप्त ने नवरत्न में से कौन से फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपणक छपनक छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी आदित्य चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षण क्षपणक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक पर्व, वरामिहिर और वरुचि जैसे विद्वान थे। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है कि 9 रत्नों चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों का या 9 विद्वानों के नाम बताइए तो कौन कौन से। कि कभी कभी पोस्ट पूछ लेता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक पर्व, वराहमिहिर और वरुचि, ऐसे ये सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शक और गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? 242 वर्षों का अंतर था। गुप्त कालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। कुमार गुप्त कालीन में मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो तंतु वाय का श्रेणी का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ करना, सामंतवाद का प्रारंभ करना। गुप्त कालीन में कुछ भूमि वर्गीकरण, भू का कैसे वर्गीकरण होता था, कैसे नापा जाता था वो देखिए। क्षेत्र के दृष्टिकोण से नापा जाता था, वस्तु के, खील के, अपहृत और चारागाह। तो क्षेत्र की दृष्टि से खेती योग्य क्षेत्र यानी खेती योग्य भूमि, वास्तु यानी निवास करने योग्य भूमि, खील यानी जो भूमि में कृषि नहीं की जा सकती, खील खील यानी खरियान टाइप का, जहाँ भूमि नहीं की, जहाँ कृषि नहीं होती है, अपहृत यानी जंगली भूमि, और चारागाह जहाँ पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि है। तो ये याद रखिएगा, क्षेत्र, वस्तु, खील, अपहृत और चारागाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवसेन प्रवसेन प्रशौरसेन प्रथम ने किए थे। कायस्थव शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो मुद्राक्षस के ग्रंथ से मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुमार गुप्त, कुछ नोट देखिए। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अभी कहाँ है, रिसेंट में कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत के गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। शतरंज का खेल यानी चेस गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग यानी चार चार साइड है ना वो। और भारत के यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा, यानी भारत के बाद ईरान और यूरोप में पहुंचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते हैं? तो ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवता को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है। कुछ नोट देख लीजिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ था। तो यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री
के सती होने का उल्लेख है। गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख दिया गया है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़ों का आयात किया जाता था। अब आप लोगों को इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताया गया, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट रीवा है उसमें स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश के नाम से जाना जाता था। घटोत्कच नाम से, याद रखिएगा। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए खगोल शास्त्री से आप क्या समझते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है अजंता में। अजंता की गुफा आप लोगों ने सुना है, अजंता में। तो विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। ये जो भी लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। तो ये हम लोगों को उल्लेख कहाँ से मिला? तो विक्रमादित्य के नाटक देवी चंद्रगुप्त के उल्लेख से मिला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु की प्रतिशत सर्वाधिक की थी? तो स्कंदगुप्त ने की थी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियां और शूद्रों में संवाद किस भाषा में हुई थी? तो प्राकृत भाषा में हुई थी। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णुगुप्त गुप्त शासन का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया? शकारी यानी शकों पर विजय करने के कारण। शकों पर विजय करने के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया था? लिच्छवी दोहित्र प्रयाग अभिलेख के कारण उनको बताया गया था। प्रयाग अभिलेख में ये चीज लिखा हुआ, लिच्छवी दोहित्र। हूणों के स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त में हूणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता है? निगम। अग्रहार का क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। वाराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? भगवान विष्णु। वाराह गुहा यानी भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश और उसकी कौन सी ईस्वी और उसके संस्थापक कौन थे? तो राजवंश का नाम देखिए, वांकाटक राजवंश, नाग राजवंश, त्रैकुटक राजवंश, हूण राजवंश, सालंकायन राजवंश, विष्णु कुंडिन राजवंश और माथुर राजवंश। तो देखिए वाकाटक राजवंश क्या है, इसके बारे में 255 और 330 ईस्वी पूर्व। तो 255 में विंध्य शक्ति और 330 में सर्वसेन। नागवंश में 305 भवनाग। त्रैकुट राजवंश में 415 ईस्वी पूर्व इंद्रदत्त। हूण राजवंश 500 ईस्वी पूर्व और तौरमान 300 ईस्वी पूर्व। फिर क्या है? सालंकायन राजवंश, ये है देववर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी पूर्व, विक्रमेंद्र पहला। और माथुर राजवंश 325 और 350 ईस्वी पूर्व, अच्युत और शंकर वर्मन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। कलहन के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा इसकी स्थापना कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कलहन के अनुसार सम्राट अशोक ने 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और श्रीनगर की स्थापना कश्मीर में उन्होंने करवाई थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।